हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का ये हमारा वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इस वीडियो के मुकाबले अभी तक के हमारे सारे वीडियो वैसे तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, बट ये वीडियो हमारा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में हम केवल एक वीडियो के अंदर सारे कंसेप्ट से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 में आपने देखा होगा कि वेक्टर अलग आता है ना, मोशन इन प्लेन अलग पार्ट चला जाता है और प्रोजेक्टाइल मोशन उसका अलग, और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन भी उधर मिल जाता है। तो ये जो हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसके अंदर आपको बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिल जाता है 2D मोशन का। तो अभी बात करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। मैं हूं वैभव शाश्वत और चलिए देखते हैं इस वीडियो को एंड तक। तो अभी हम शुरुआत करेंगे यहां से, क्या कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। क्या आपने कभी प्रोजेक्टाइल के बारे में सुना है? प्रोजेक्टाइल क्या होता है? अच्छा चलिए, कुछ उसके बारे में आपको नहीं पता तो भी आप इधर से एक इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो *2 की स्पीड में चला करके इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, या फिर इस पार्ट को ही स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम ऊपर से एक गेंद फेंक रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हमने एक गेंद फेंका, नीचे की तरफ आया। क्या यही प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। क्या? दोबारा से सुनिए मेरी बात को, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा एक्स और वाई के रूप में होता है। जैसे आपने गेंद को सीधा यूं फेंक दिया, इस तरीके से हमें नहीं फेंकना है। हमें एक एंगल से गेंद को थ्रो आउट करना है, एक एंगल से हमें एक बॉल को फेंकना है। तो अगर हम एंगल से बॉल को फेंकेंगे, एंगल से गेंद को फेंकेंगे, तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो हम जब एंगल से गेंद को फेंकते हैं तो इस तरीके का आता है ना, इस तरीके का हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। वैसे जनरल अगर आप कहेंगे तो कहोगे कि भाई ये तो यूं जा रहा है, बट ये डायग्राम मैंने खुद क्रिएट किया है इसलिए ये थोड़ा सा इधर की तरफ आ गया, वरना ये जाना तो ऐसे ही चाहिए था। मतलब इस तरफ बॉल और चला जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि आप कुछ हाइट पर हो, है ना, आप कुछ हाइट पर खड़े हुए हो और उससे थोड़ा सा अगर आप सीधा लगाओगे, ठीक है, उससे अगर आप हॉरिजेंटली मैच करेंगे अपने से, तो उसके नीचे वाली जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस में नहीं गिनी जाएगी। तो उस जगह की बात है ये। वरना अगर हम बात करें तो रियल प्रोजेक्टाइल की, तो रियल प्रोजेक्टाइल हमारा भैया पीछे आ जाओ, तो रियल प्रोजेक्टाइल हमारा भाई यहाँ पर ही रह जाता है। यहाँ पर ही हमारा रियल प्रोजेक्टाइल रह जाता है और यहीं पर हमारा रियल प्रोजेक्टाइल खत्म भी हो जाता है। इसके नीचे की हम इस चैप्टर में कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। दोबारा से बात सुनिए, इसके नीचे की हम कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक तोप है और तोप से एक गोला निकला और गोला इस तरीके से जाता हुआ नीचे पहुंचा। तो इसने भी आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा बनाया हुआ डायग्राम नहीं है, मेरा क्रिएटेड डायग्राम नहीं है, ये मेरे को वेब पे मिला था और वेब से मैंने इस पर पेस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि एक सीधी लाइन, ठीक है, एक सीधी लाइन जब हम हॉरिजेंटली ड्रॉ करेंगे तो उसके नीचे के पार्ट का हमें प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई भी मतलब नहीं है। वो 50 मीटर ऊपर रखा गया है ना, और ये 1.5 मीटर का है, इतना से इतना दूरी, और एंगल बनना 55 डिग्री, और 110 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया। तो ये कुछ स्केल्स इसमें दिखाई गई हैं। तो इस तरीके की स्केल्स आपको देखने को मिल सकती हैं अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे या फिर आप करके आ रहे हैं, है ना। तो अभी तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अभी हमने बात कर लिया सारा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, दोबारा से रिपीट करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जब हम किसी भी चीज को किसी भी एंगल से फेंकते हैं और वो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। जब हम किसी भी चीज को किसी भी एंगल से फेंकते हैं तो वो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अच्छा, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक मोशन होता है एक्स और वाई प्लेन के बीच में, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में भी यहाँ पर आपको एक्स प्लेन देखने को मिल रहा है और वाई प्लेन देखने को मिल रहा है। तो यही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है। अभी चलो आगे देखते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं किसके रिलेटेड, प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड।
ये पॉइंट्स आपको रटे हुए होने चाहिए, ये कह लीजिए, या फिर आपको याद होने चाहिए, जो भी आप कहना चाहें सो कह लीजिए। यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा 2D मोशन होता है। ये वाला पॉइंट तो आप कहोगे कि सर बहुत इजी है, हर कोई जानता है प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा 2D मोशन होता है, इसमें कोई हमारी दो राय भी नहीं है, और ये हमारा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होता है। ये बात आपको जाननी जरूरी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होता है, जो कि हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन g होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, अभी ये बात तो आपकी क्लियर हुई कि हमारे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होता है, लेकिन ये क्यों होता है इसका रीजन भी तो होना चाहिए, क्योंकि एक मैन तभी परफेक्ट होता है जब वो उसका कोई रीजन दे पाता है। तो आपके पास भी इसका कोई रीजन होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्यों होता है, तो उसका आप रीजन देंगे कि इस तरीके का अगर कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इस तरीके का अगर कोई प्रोजेक्टाइल है, तो हम देखेंगे कि जब हम उसे फेंकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो अप किया, फेंका, तो हम देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके से उड़ के पहले तो गया, फिर नीचे की तरफ आया, मतलब कि ये ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ भागा चला आया। अर्थ ने उसे खींचना चालू किया, अट्रैक्ट करना चालू किया, मतलब यहाँ पर ग्रेविटी का काम हो रहा है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है, जब हमने इसे फेंका तो ये हमारी अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर चला गया, जिसके कारण इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्कआउट हुआ। जो भी आप कहना चाहें, इन दोनों रीजन में से आप कोई सा भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या वैसे तो अगर मैं बात करूं कि मेन रीजन क्या होगा, तो वो आप यही बताइए कि थोड़ा सा अगर हम अपने अर्थ के सरफेस से ऊपर उसे फेंकते हैं तो उस पर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, उसके कारण ही वो नीचे दोबारा गिरता है। ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी, कई बार कहीं भी होगी कि अगर हम किसी भी चीज को फेंकते हैं तो अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है, वो नीचे की तरफ गिरता है। तो वही एक प्रोजेक्टाइल के साथ भी होता है, जब हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो वो नीचे जाकर के गिरता है, यानी कि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये तो बात थी हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि g की। और तीसरी बात देखो, प्रोजेक्टाइल हमेशा वर्टिकल प्लेन में होता है। अभी ये बात कैसी है सर, ये बात तो पची नहीं, हजम नहीं। तो आप देख पा रहे होगे कि इस तरीके से जब हम फेंकते हैं तो ये हमारा वर्टिकली जा रहा है, ठीक है, वर्टिकली जा रहा है ना, ये वर्टिकली कुछ मोशन कर पा रहा है हमारा प्रोजेक्टाइल। तो ये तो बात थी ये सिंपल सी, और इसे मैं थोड़ा सा इरेज भी कर लेता हूँ क्योंकि कचड़ा रहने से दिमाग में कुछ नहीं घुसता। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हम पहला यहाँ पर देख पा रहे हैं और दूसरा यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्या ये दोनों भी हमारे प्रोजेक्टाइल हैं? क्या ये दोनों भी हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आ रहे हैं? तो आप हमें क्या आंसर देंगे, ये बात आती है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आ रहे हैं, ये दोनों भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर भी एक एंगल से ही तो कुछ चीज फेंकी गई। हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन मेन क्या था, हमें किसी भी चीज को कुछ एंगल से फेंकना है। तो यहाँ पर एंगल तो गया ना भाई, एंगल तो गया, अल्फा कह लो, थीटा कह लो, जो भी आप कहना चाहो, एंगल तो लगा। उसी तरीके से हमने जब ऊपर से फेंका तो एक एंगल से ही तो कोई चीज फेंकी, कोई सीधी यहाँ थोड़ी नहीं गिरा दी, उसे कुछ एंगल से फेंका, इस तरीके से फेंका, तो प्रोजेक्टाइल होगा। मतलब एक बात समझ लो, जब भी आपको कर्व दिख जाए, एक्स और वाई के बीच में कर्व दिख जाए, अगर आपसे ऐसा हो सकता है कि चार आपको क्वेश्चन दे, चार आपको डायग्राम दे दिए और उसके अंदर से पूछा कि भाई इसमें से कौन सा प्रोजेक्टाइल है और कौन सा प्रोजेक्टाइल नहीं है, या फिर ये पूछ लिया चार दे दिए, इसमें से 3 प्रोजेक्टाइल नहीं होंगे और 1 प्रोजेक्टाइल होगा, तो आपसे पूछेगा विच वन ऑफ दीज आर प्रोजेक्टाइल। तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? पहचानने का सबसे इजी हमारा रास्ता है वो ये है कि हमेशा कुछ एंगल से गिरेगा कोई भी चीज, या फिर फेंका जाएगा। गिरेगा ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर इस केस में देख सकते हैं कि हमने किसी चीज को गिराया है, मतलब हर बार फेंकना भी जरूरी नहीं है। यहाँ तक की बात आपको सोचता हूँ मैं क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो यार दोबारा से पीछे जा करके एक बार दोबारा से देख लो, क्योंकि यहाँ तक हमने अभी बात करी थी प्रोजेक्टाइल के सिंपल इंट्रोडक्शन की। अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया ना, तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वीडियो अभी आगे मत चलाओ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया दोबारा से एक बार पीछे जाओ और वीडियो को
दोबारा से रिज्यूम करो और वीडियो को दोबारा से देखो। तो मैंने कहा कि यहाँ से मैंने किसी भी चीज को एक एंगल से फेंका है, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल है? तो आप आंसर देंगे यस। यहाँ से मैंने किसी चीज को एक एंगल से फेंका है, क्या ये प्रोजेक्टाइल है? तो आप आंसर देंगे यस। जैसे कि आपको ये दो दिख रहे हैं और एक और आपको दिख रहा है कि हमने किसी भी चीज को इस तरीके से फेंक दिया, और एक चौथा उसने दे दिया कि हमने किसी भी चीज को यहाँ पर एक्स वाई बनाया और किसी एंगल से इस तरीके से फेंक दिया। तो अब इनमें से कौन सा आपको प्रोजेक्टाइल नहीं दिख पा रहा? इनमें से कौन सा आपको प्रोजेक्टाइल नहीं दिख पा रहा? तो आप आंसर देंगे ये वाला हमारा प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल नहीं है क्योंकि ये सीधा वर्टिकली फेंका जा रहा है, ये सीधा वर्टिकली फेंका जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल नहीं है क्योंकि ये वर्टिकली फेंका जा रहा है, मतलब कि इसका कोई एंगल नहीं है। आपको बस देखना क्या है, आपको एंगल देखना है। वैसे तो ये जनरल क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये बात आपने सुनी क्या कि प्लेन जो होता है ना प्रोजेक्टाइल का, वो हमेशा वर्टिकल होता है। प्रोजेक्टाइल का प्लेन जो होता है वर्टिकल होता है। अभी प्रोजेक्टाइल का प्लेन वर्टिकल कैसे होता है वो मैंने अभी आपको बताया भी था, क्योंकि अगर आप हाइट को मिलाओगे तो भी एक प्लेन ही बनना है, और वो प्लेन एक वर्टिकल प्लेन ही है। अगर आप इधर से भी हाइट मिला लो तो एक वर्टिकल प्लेन से ही जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो प्लेन है वो वर्टिकल है, क्योंकि ये हॉरिजेंटली मूवमेंट नहीं कर रहा। मतलब कि इसका हॉरिजेंटली कोई हाइट नहीं बनना, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्लेन है वो वर्टिकल है। तो इनमें से चाहे आप इस बात को भूल भी जाओ, इस बात को भले ही आप भूल जाओ, बट इन दो चीज को कभी मत भूलना। पहला क्या, ये हमेशा 2 डायमेंशनल मोशन होता है, और दूसरा क्या, इसके अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है जिसे हम जी से डिफाइन करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कुछ मेथड्स की, जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, जिसमें से हमारा पहला मेथड है एक्सियल मेथड और दूसरा मेथड है हमारा फुल वेक्टर सॉल्यूशन मेथड। ठीक है, एक्सियल मेथड और फुल वेक्टर सॉल्यूशन मेथड। तो ये आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार इसे ट्राई कर लेना। क्या कह रहा है ये कि u है, यानी कि जो हमने एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ फेंक दिया, उसका u यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा 15 मीटर पर सेकेंड है। क्या कह रहा दोबारा सुनो, उसका जो हमारा u है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, 37 डिग्री के एंगल से फेंका गया, जी नीचे की तरफ लग रहा और टाइम हमारा 10 सेकेंड है। फाइंड करना s है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और साथ ही साथ फाइंड करने में कोऑर्डिनेट्स। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो, कर दिया 1 2 3 4 5। चलो अभी देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आंसर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने बात करी कि हमने u निकाल लिया। u क्या निकाला, 12i कैप प्लस 9j कैप। ये कैसे निकाला भाई, आपको cos 37 या फिर sin 37 का वीडियो वो क्या नाम है वैल्यू तो लर्न हो ही गया होगा अभी तक की आपने फिजिक्स जितनी भी करी है उसमें ये दो चीज तो भाई बहुत ही ज्यादा आम है। तो आपने वो सब चीजें तो कर ही ली होंगी। जिसमें हम बात करें cos 37 की तो वो हमारा 4/5 हो जाता है, और sin 37 की तो हमारा 3/5 हो जाता है। इतने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बट हमें फाइंड करना है कि u को i और j के फॉर्म में तोड़ना है। तो i और j के फॉर्म में कैसे तोड़ा जाता है वो आप पहले भी जानते हैं, तो पीछे वाले पर ही हम चलते हैं। तो पीछे वाले पर चलो भैया, यहाँ पर आ गए। देखो यहाँ पर देख पा रहे हो u बराबर 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसमें अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे cos 37 का। cos 37 कितना है हमारा 4/5, तो 5 से 15 गया 5 टाइम्स, 5 से 15 कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा कि 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 4 जा 12, ऐसे ही ऊपर की तरफ इंटू 3/4। तो इंटू 3/4 में हमारा 4 से 15 गया, 4 इंटू 3/4 नहीं इंटू 3/5, 5 से हमारा 15 गया 3 टाइम्स, और हमारा 3 इंटू में कितना है 3, तो हमारा आ गया 9। तो वो हमारा वर्टिकली था, वर्टिकली में हम जे कैप यूज करते हैं। अरे यार इस बात को मैं कितनी बार बताऊं, आप वेक्टर वाला वीडियो देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, ये वाला वीडियो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने बात करी है इन्हीं चीजों की, बेसिक्स ऑफ वेक्टर की। तो आप उस वीडियो को देखो, उस वीडियो में आपके ज्यादातर कंसेप्ट क्लियर होंगे। वो भी इसी तरीके का वीडियो है जो आप देख पा रहे हो, है ना, इसी तरीके का एक वीडियो वो भी मैंने क्रिएट किया है, तो आप उसको देखो। उसके बाद
उसके बाद आप और चैप्टर्स के वेक्टर के क्वेश्चंस को ट्राई करो, वरना अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को अभी चलने दो, इस वीडियो को अभी चलने दो, इस वीडियो के बाद देखना उस वीडियो को, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना। नीचे आपको चैनल दिख रहा होगा, एजुकेशनल आरवीएस दिख रहा होगा, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस रेड कलर के बटन को दबा के, ये रेड मत रहने दो, उस रेड कलर के बटन को दबा दो, रेड मत रहने दो, उसे थोड़ा सा ब्लैक कर दो और उधर की तरफ जाना। जब ये वीडियो खत्म हो जाए उस पर क्लिक करना, और क्लिक करोगे तभी आपको वो दिखा देगा, तभी आपको वीडियोस दिखा देगा, और उधर जाके आप वीडियोस में जाकर के चेक कर लेना एडिशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर को, या फिर आप लिख भी देना एडिशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर एजुकेशनल आरवीएस, आपको तुरंत ही वीडियो दिखा देगा। तो अभी देखो मेथड नंबर 1 हमारा एक्सीएल, ये तो हमने पहले ही कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे थे कि एक 12 आई कैप और 12 आई कैप और हमारा 9 जे कैप आ गया। ये क्या आया, हमारा यू आया। जी कितना है, -10 जे कैप। अच्छा, जे कैप क्यों लगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल में नीचे की तरफ है, वर्टिकल में नीचे की तरफ है, इसलिए हमने क्या लगाया, माइनस लगाया। ओके, इतने में हमें कोई दिक्कत नहीं। टाइम हमारा 10 सेकेंड जो हमें दे रखा है नॉर्मल। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मेथड नंबर 1 से हम ट्राई करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एक एक एक्सिस को लेकर के। क्या, एक एक एक्सिस को लेकर के। जैसे मैंने यहाँ पर एक अलोंग वाई एक्स एक्सिस लिया है, अलोंग एक्स एक्सिस में हमारा एस की इक्वेशन क्या होती है, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन कौन सा, एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये पहला है कि दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें हमने इसे पुट किया और हमारा आंसर आया 120 मीटर, जो आप देख भी पा रहे होंगे। अच्छा, अभी हमने क्या किया, वाई में भी ऐसा ही कुछ सिमिलर पुट किया और हमारा आंसर आया 20 मीटर, 20 मीटर हमारा आंसर आया। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, आप देख रहे हो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपको दिखा रहा है 120 और 20, है ना, और आंसर में आपको दिखा रहा है एस बराबर 120 आई कैप और 20 जे कैप। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली मेथड 1 से। अभी हम मेथड 2 की बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सीधे सीधे आई कैप और जे कैप को इधर रख देना है, सीधे सीधे आई कैप और जे कैप को रख देना है। मेरी बात दोबारा से सुन लो, सीधे सीधे आई कैप और जे कैप को रख देना है। चलो करके दिखा देते हैं, करके दिखाना है आपको। चलो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ब्लैंक पेज, स्क्रीन ब्लैक पर करेंगे। चलो ब्लैक स्क्रीन ले लिया मैंने। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप, ठीक है, इनटू में हमारा कितना आ गया 10, तो 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, 120 आई कैप प्लस 90 जे कैप, ठीक है, 90 जे कैप। अभी इसके आगे का देखो, ये तो हमारा यूटी सॉल्व हुआ है, यूटी सॉल्व हुआ है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे प्लस, प्लस क्या, माइनस लगा लेते हैं क्योंकि उधर -10 जे कैप है, तो माइनस हाफ इंटू में 10 जे कैप, इंटू में 10 जे कैप, और यहां पर दोबारा से इंटू में हमारे पास आ गया 10 इंटू 10 यानी 100, 10 इंटू 10 यानी अब मैं 10 इंटू 5 रखूंगा, 5 रखूंगा, क्यों, क्योंकि 2 से हमारा 10 गया 5 टाइम्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कितना आया, 10 इंटू 50, 50 और 100, 50 और 10, क्या यहाँ पर 10 इंटू 10 हमारा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्लियर है, 100 हो जाएगा। 100 इंटू 50 हमारा कितना हो जाएगा, 100 इंटू 5 हमारा 500 हो जाएगा। लगता है यहाँ पर कुछ एक छोटा सा गलती, लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप इधर से खुद ही एक बार ट्राई कर लेना, गड़बड़ को देख लेना। मेरे को लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो गड़बड़ को देख लेना मेरे दोस्त, गड़बड़ को देख लेना, गड़बड़ को देख लेना और यहाँ पर आंसर निकाल लेना, आंसर निकाल लेना, ठीक है, आंसर निकाल लेना। और जहां तक है आंसर हमारा वही आएगा। तो यहाँ पर मैंने बात करी थी कि ऐसा हमारा 120 मीटर आ रहा है, 120 मीटर, और यहाँ पर ऐसा हमारा 20 मीटर,
अच्छा यहाँ पर एक बार 20 मीटर को और वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास है 20 इंटू 10, 12 इंटू 10, ये हमारा 120 हो गया। और यहाँ पर माइनस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, माइनस में हाफ इंटू 80 स्क्वायर। मुझे लगता है कि यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पर हम गड़बड़ तो कर ही नहीं रहे थे, यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं आ गई। तो चलो देखते हैं, माइनस माइनस पेन ले लेते हैं, चलो माइनस हाफ 80 स्क्वायर, ए कितना है 10। अच्छा तो यहीं पर हमारा एक गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर मैंने 10 इंटू 10, यहाँ पर ही गड़बड़ हुआ है दोस्तों, यहीं पर गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ से हमारा 2 गया 5 टाइम्स, मतलब आंसर अब चेंज हो रहा है। एक छोटा सा गड़बड़ आ गया, ध्यान नहीं रहा मेरे को लिखते वक्त, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, 100 5 500, माइनस 500, हाँ माइनस 500। अब 500 में से माइनस करो 120, तो जनरल है 20 माइनस करोगे 480 आएगा, और 120 फिर 100 माइनस कर दोगे 380 आ जाएगा। माइनस में 380 जे कैप, इसे चेंज कर लो दोस्तों, माइनस में 380 जे कैप आ गया, ठीक है आ गया, माइनस में 380 जे कैप, ठीक है। अच्छा जो अभी हमारा उधर जो ब्लैक स्क्रीन पे चल रहा था उधर भी शायद यही था, और माइनस में 380 जे कैप ही आएगा, क्योंकि आपने उधर देखा था, जहां तक मुझे याद है वहां पर मैंने लिखा था 120 आई कैप और 90 जे कैप, है ना, 90 जे कैप। उसके बाद मैंने माइनस में जे कैप का कैलकुलेशन किया था, तो उधर से भी हमारा कुछ इसी तरीके का आ रहा था, और उसे हम माइनस कर देंगे उसमें से, और फिर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलो उस सबको छोड़ते हैं और यहाँ पर दोबारा से लौटते हैं। तो चलो अब आगे चलें। क्या यहाँ पर दोबारा से कोई गलती है क्या? हाँ यार, दोबारा से यहाँ पर ये भी आंसर नहीं है, दोबारा से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही रही है, आज तो दिन ही खराब है। यहाँ पर देखो 90 इंटू 80 होगा, सॉरी 9 इंटू 10 होगा, मतलब 90 होगा। 500 में से 90 माइनस होगा दोस्तों, 500 में से 90 माइनस होगा। ये बात मुझे पता है कहाँ से याद आई, क्योंकि मैंने वहां पर प्लस के 90 जे कैप लिखा था। तो 500 में से हम जब 90 माइनस करेंगे तो इधर 410 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा -410 जे कैप, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी आप इधर चेंज कर लीजिए, -410। तो अभी जहां से हम कर रहे थे वहां भी यही आंसर आ रहा था, तो दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। मतलब ये कहने का यहाँ पर जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ उसको इनग्रेट करें, भैया मुझे माफ कर दो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया मुझसे। चलो आगे देखो, अभी बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई मेरे? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या है, इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? टोटल टाइम टेकन व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, टू टचिंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड टाइम फ्लाइट। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, ओ गया, यहाँ पर टच किया, तो इस सारी घटना को जितना टाइम लगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टी से करते हैं। यहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, शू, बीच में ही रुक गया, शू, तो यहां से यहां तक, अरे भैया तू क्यों भाग गया, पीछे आजा। यहां से यहां तक जब हमने इसे फेंका तो उसमें जितना टाइम लगा उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। बस खत्म कहानी, इतना जितना टाइम लगा उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मतलब कि टोटल टाइम टेकन व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड टू टचिंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी यहाँ पर डेरिवेशन देख लो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। डेरिवेशन देखो, यू एक्स एक्सिस के लिए यू कॉस अल्फा, यहाँ पर ये जो हमारा, चलो लिख ही देते हैं, पेन लेना ही पड़ गया, पेन लेना ही पड़ गया। चलो ये हमारा अल्फा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा आया यू एक्स एक्सिस के लिए यू कॉस अल्फा, यू वाई एक्सिस के लिए यू साइन अल्फा और ए एक्स एक्सिस के लिए 0। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, ठीक है। और ए वाई एक्सिस के लिए माइनस जी, क्या माइनस जी, याद रखना हमेशा ए वाई एक्सिस के लिए हमने इधर माइनस जी लिया है। अभी उसके नीचे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा नोट लिख के, जो कि मैं अभी छुपा दे रहा हूँ, थोड़ी देर में अभी आपको दिखाऊंगा उसे। चलो चलो बाबा चलो, एस वाई एक्सिस के लिए हमें फाइंड करना है, तो u फॉर वाई एक्सिस इंटू टी प्लस में हाफ ए वाई टी, यही होता है दोस्तों। अच्छा अभी सी इंस्टेंट पर देखो, यहाँ पर देखो सी पर, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या इधर क्या एस वाई कुछ है, नहीं है ना, 0 है, 0 है, इसलिए हमने इधर 0 लिख दिया, इसलिए हमने इधर 0 लिख दिया। और यू वाई के लिए यू साइन अल्फा है और इधर टी है और इधर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, माइनस को उधर प्लस में कर लो और आगे का इस तरीके से सॉल्व कर लो। तो टी की 2 वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि टी स्क्वायर में है, टी इज इक्वल 0 और टी इज इक्वल यू टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे का वीडियो होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे का वीडियो होने वाला है। अच्छा यहाँ पर देखो टी कितना आया, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी, इसे याद कर लो, रट लो भाई, रट लो रट लो रट लो, इसे रट लो, रट्टा मारने वालों इसे रट लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, इसे रट लो रट लो। चलो हिंदी भी लिख दिया। यहाँ क्या, टाइम इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी। अभी यहाँ पर देख लो, नोट जो मैं बात कर रहा था, नोट क्या है, डू नॉट यूज द वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव। कभी भी जी का वैल्यू नेगेटिव यूज मत कर देना इस इक्वेशन में, आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इधर ही दिखाया, ए वाई इज इक्वल माइनस के जी, ए वाई इज इक्वल माइनस के जी, तो यहाँ पर हम इसे यूज नहीं करेंगे। इतना क्लियर होगा आपका। तो चलो, मैक्सिमम हाइट क्या होता है? मैक्सिमम हाइट इज द हाईएस्ट हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन अ प्रीवियस केस। अरे यार, मैक्सिमम हाइट इज द हाईएस्ट हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, मतलब नॉर्मल भाषा में मैं कहूं तो जो हमारा मैक्सिमम हाइट होता है वो जनरली हाईएस्ट हाइट होता है जो कि एक प्रोजेक्टाइल अटेन करता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल अटेन करता है। तो जो हमारा प्रीवियस केस था उसके अंदर बीडी हमारा हाइट है, बीडी हमारा हाइट है, देख लो प्रीवियस केस ये रहा, बीडी हाइट है। अच्छा अभी डेरिवेशन देख लो, डेरिवेशन में हमारे पास क्या है कि अब की बार दूसरा इक्वेशन है, वो क्या है, v फॉर वाई एक्सेस के लिए ले रहे हैं इक्वेशन को, v फॉर वाई एक्सेस का होल स्क्वायर इज इक्वल u फॉर वाई एक्सेस का होल स्क्वायर प्लस में 2a फॉर y और s फॉर y। तो अभी सब कुछ वैल्यू इधर रख दिए, v फॉर वाई एक्सेस इज 0। दोबारा सुन लो, v फॉर वाई एक्सेस इज 0। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पहुंच गए और हमने देखा कि इधर से तो घट रहा है, इधर से तो भाई घट रहा है, क्या घट रहा है, लेंथ घट रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा v 0 है, v 0 है और कम होता जा रहा। क्यों? क्योंकि स्लोप होता है एक्स टी ग्राफ का हमारा v, वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्लियर बात यार, इन सबको छोड़ो, क्लियर बात क्या, v फॉर वाई एक्सेस इज 0 और u फॉर वाई एक्सेस इज u साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एच। निकाल लो यार, ये आ गया इक्वेशन। अब मैं और कितना बताऊं, इक्वेशन तो आ गया ना, इक्वेशन का याद रखो, इक्वेशन आया, इक्वेशन ये है, h इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी। इसे भाई रट लो, ये भी रट लो, 3 इक्वेशन आएंगी, तीनों इक्वेशन को रटना और ट्रेजेक्ट्री को और रट लेना, ट्रेजेक्ट्री को। तो इसे भी रट लो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मुलाज हैं, ये समझ लो प्रोजेक्टाइल के फॉर्मुलाज देख रहे हो आप, प्रोजेक्टाइल के फॉर्मुलाज देख रहे हो। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्टाइल का फॉर्मुला आपको बता दिया। कंसेप्चुअली अगर कोई पूछता है तो आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। ठीक है, ये सब आना चाहिए, जितना भी यहाँ से डेरिवेशन लिखा हुआ है ये सब आना चाहिए अगर कोई कंसेप्चुअली आपसे पूछता है तो। चलो आगे देखो, हॉरिजेंटल रेंज, वैसे तो कोई पूछता नहीं है ना कंसेप्चुअली, इसलिए मैंने आपको सीधा सीधा इसे रटने के लिए कहा, मतलब कि याद करने के लिए कहा।
तो डिस्टेंस AC इज कॉल्ड द R। A से लेकर के C तक हमारा R होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो S फॉर द X इज इक्वल UXT, यही होता है, यही होता है, क्योंकि उधर A तो 0 होगा, तो UXT यहाँ पर T का वैल्यू डालोगे और UX का वैल्यू डालोगे, U फॉर X एक्सिस का, तो आपका आंसर आएगा इस तरीके का 2U का होल स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा डिवाइडेड बाय C। यही आएगा ना दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमारा U फॉर X एक्सिस होता है U cos अल्फा और T यानी कि टोटल टाइम फ्लाइट हमारा होता है 2U sin अल्फा बाई G। यही होता है ना 2U sin अल्फा बाई G, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा ना मैं, यही होता है 2U sin अल्फा बाई G। तो यहाँ पर हमारा आप देख पा रहे होगे कि 2U का होल स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा डिवाइडेड बाय G, ये है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो 2 को इधर ले लिया तो 2 cos अल्फा sin अल्फा कितना होता है? 2 cos अल्फा sin अल्फा कितना होता है मेरे दोस्तों? 2 cos अल्फा sin अल्फा कितना होता है मेरे दोस्तों? sin 2 अल्फा, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर हमारा जो R आया वो ये आया U स्क्वायर sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय G। आपको डेरिवेशन आता है, कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन आपको अभी मैंने करा दिया, ये पूरा डेरिवेशन ही था, आपको डेरिवेशन आता है, कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेशन ऑफ हॉरिजेंटल रेंज, डेरिवेशन ऑफ ये, डेरिवेशन ऑफ वो, उसके चक्कर में पड़ने का कोई झंझट ही नहीं, आपको डेरिवेशन आता है। क्या कह रहा हूं मैं, आपको डेरिवेशन आता है, कोई पूछेगा नहीं आपसे डेरिवेशन, फिर भी आपको आता है। अच्छा अभी बात क्या है कि आपको ये तीनों इक्वेशन आनी चाहिए, तीनों इक्वेशन आनी चाहिए। अगर कहीं नोट बना रहे हो तो डाल लो इन बातों, डाल लो इन बातों को, किताब पे डाल लो या फिर अपने वॉल पर किसी पर भी लगा दो इन बातों को। चलो आगे देखो, चलता ही नहीं है। अच्छा अभी क्या, सम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला sin 2 अल्फा, जो बच्चे बायोलॉजी के हैं, जो लोग बायोलॉजी के हैं वो इन्हें देख लें। क्या कि sin 2 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल sin अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज हैं, आप इन्हें देख लो, रट लो, या फिर याद ही करते हैं यार, फॉर्मूलाज तो याद ही करने होते हैं आपको, हमको सबको फॉर्मूलाज तो याद ही करने होते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, चलो मजे आ गए। इंटरवल हो गया, इंटरवल हो गया। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, कितनी मुश्किल से इंटरवल हुआ था, तू पीछे भाग, पीछे भाग, हाँ हाँ रुक जा, भाग गए छोड़ के भाग गए वीडियो को। अरे रुक जाओ, आगे तो देख लो, अभी अभी तो आगे बचा है बहुत सारा। चलो ये था हमारा इंटरवल, इंटरवल के आगे का बोल, सीटी बजा के बोल ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। चलो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, अरे फालतू में भाग गया, कह रहा है कि हमें नहीं पढ़ना, चलो पीछे आ जाओ, पढ़ना तो पड़ेगा। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को हम यहां से पढ़ेंगे, पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। x इज इक्वल u cos अल्फा टी, यही होता है, यही होता है, ध्यान रखो यही होता है। अच्छा y इज इक्वल u sin अल्फा टी माइनस हाफ जी टी का होल स्क्वायर। अच्छा ये दो हैं, इन दोनों में से y में x को पुट कर दो और आंसर आ जाएगा ये। इसे भी रट लो, इसे भी याद कर लो मेरे दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि हमें पूछना है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बता दीजिए, तो आप ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बता दोगे। अगर इसे हम r के टर्म में बात करें तो कुछ इस तरीके का बन जाता है। अरे बोल के तो बता दूं, हाँ बता दीजिए सर। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर, जी एक्स स्क्वेयर के जी एक्स स्क्वेयर। ये क्या आप सही देख पा रहे हो या फिर मैं गलत पढ़ पा रहा हूँ? बदकिस्मती से ये जी एक्स स्क्वेयर ही है, अभी वीडियो इसीलिए पॉज किया था। तो हमारा ये जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वेयर 1 प्लस 10 स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। यही बात है क्या कि y इज इक्वल एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2u स्क्वेयर 1 प्लस 10 स्क्वेयर अल्फा। अच्छा अभी ये जो हमारा यहाँ से आ रहा है, जो r के लिए है वो आप देख सकते हो, y इज इक्वल एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय r टेन अल्फा, ठीक है। आगे देखो यार, अब द प्लेन इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम, यहां से आपकी दिक्कत चालू, यहीं से चालू होगा रियल कंसेप्ट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे
तो आपको यहाँ पर ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं, इन्हें भी याद कर लो। इसका डेरिवेशन दिखाऊं? अरे यार कितने डेरिवेशन तो आपने देख लिए, इसे तो अपने आप कर लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि है नहीं है। तो इधर आपको करना क्या है, जी कॉस बीटा कैसे आया वो मैंने आपको दिखा दिया, जी कॉस बीटा कैसे आया वो मैंने आपको दिखा दिया। और क्या दिखाया भाई मैंने? और कुछ नहीं दिखाया। अरे यार दोबारा से शुरुआत से चालू करते हैं। देखो वीडियो शुरुआत से चालू नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, ये हमारा अल्फा है, ये वाला एंगल हमारा अल्फा, ये वाला एंगल हमारा बीटा, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट। पता है आपको 2.5 घंटा लगा था इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए, इस पूरे मटेरियल को। तो एक लाइक जरूर दे देना और पूरा देखना वीडियो को, अभी लीव मत कर देना कहीं भी। तो यहाँ देखो डी, ए बी सी डी, यहाँ पर हाइट फाइट की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे, तो हमारी जो रेंज होगी वो यही होगी ए टू बी। अरे वाह, प्रोजेक्टाइल तो ऐसे ही बन जाता है। ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक की हमारी क्या होगी, हॉरिजेंटल रेंज होगी, ठीक है। और जो हमारा टाइम टेकन होगा वो इस पूरे फ्लाइट का ही तो होगा, यही तो है हमारा फ्लाइट। अरे भैया फ्लाइट तो ऊपर भग गई, नीचे आजा नीचे। हाँ यही है हमारा फ्लाइट, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट तो यही होगा। क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा, क्या होगा वो हमें अब बात करनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होता है, जनरली 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय जी, यही होता है, यही होता है। तो अभी देखो यहाँ पर जी नीचे की तरफ लगेगा, इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो हमारा ये बीटा का ये बीटा, ये वाला एंगल बीटा, ठीक है, ये वाला एंगल बीटा हमारा हो जाएगा, ठीक है बाबा, ठीक है। और इस बीटे का एक कंपोनेंट जी कॉस बीटा, जो कि यहाँ पर क्लियर सेटिस्फाई कर रहा है ग्रेविटेशन को, क्लियर सेटिस्फाई कर रहा ग्रेविटेशन को। और एक कंपोनेंट इस तरफ भी चला जाएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ भी चला जाएगा। मतलब कि यहाँ एक्स एक्सिस यानी कि मैं कह लूँ हॉरिजेंटल के लिए कंपोनेंट जी साइन थीटा होगा। हॉरिजेंटल के लिए कंपोनेंट नहीं कहते तो कह लीजिए हॉरिजेंटल के लिए, यानी कि हॉरिजेंटल के लिए जो हमारा ग्रेविटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो जी साइन थीटा होगा, जीरो नहीं होगा इस केस में। इसी के कारण आपको आर के फॉर्मूला में बहुत ज्यादा बदलाव सा दिख रहा है। और यहाँ पर टी का फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे कि अल्फा की जगह पे अल्फा माइनस बीटा कर दिया। सही बात है, अल्फा माइनस बीटा करना भी चाहिए। अल्फा इतना है ना, उसमें से बीटा इतना, और इनक्लाइंड तो इतने पर ही हो रहा है, तो इतना ही तो एंगल हमें पूछता, तो ग्रेविटी का कॉस बीटा ये तो आ गया, ग्रेविटी का कॉस बीटा वाला कंपोनेंट रख दिया और ऊपर अल्फा माइनस बीटा कर दिया। तो इसका तो डेरिवेशन S2S आपके दिमाग में घुस गया, S2S आपके दिमाग में बैठ गया। अभी जो नहीं हुआ वो था हमारा R। तो R का आप डेरिवेशन देख करके ही क्या करोगे, ऐसे ही याद कर लो क्या कि u स्क्वायर और यहाँ पर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, माइनस में साइन बीटा। अगर याद करो तो वहां पर 2 साइन अल्फा था, उसी के कारण इतना सारा चेंज इधर आ गया। और इधर हमारा जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये था हमारे अप टू प्लेन की कुछ इक्वेशंस, इन्हें आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने मोबाइल की या फिर अपने पीसी की, जिस पर भी देख रहे हैं, एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट पीसी के लिए आप विंडो वाले आइकन पर जाइए। पीसी में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो विंडो वाले आइकन पर जाइए और प्रिंट स्क्रीन पर दबा दीजिए। नया प्रोफेशन चालू कर दिया आपने तो टेक्निकल बताने लग गए, टेक्निकल गुरुजी बन गए। चलो आगे देखो, अभी हम बात कर रहे हैं डाउन द प्लेन, और यही हमारा लास्ट स्लाइड है। तो बस यहाँ पर कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये अंतर है, वहां पर अल्फा माइनस बीटा था और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है। चलो बस इतना ही, यहाँ पर एक छोटा सा अंतर है। तो आपको अब मैं बात करूं क्या क्या आना चाहिए, ये तो हमारी जनरल सी बात हो गई। तो स्क्रीन निकालूंगा, एक वाइट स्क्रीन,
तो अब मैं बात करूं आपको क्या क्या आना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको आनी चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टी, एच और आर के फॉर्मूलाज। अगर उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने तो अभी जाकर के ले लो, पीछे जाओ दोबारा से ले लो। क्या क्या आना चाहिए, टाइम, हाइट और आर। आर क्या है हमारा, हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। ये 3 चीजें आनी चाहिए, इन तीनों का फॉर्मूला आना चाहिए। और ये चीजें कहूं या फिर मैं कहूं टी और आर की वैल्यूज, टी और आर की वैल्यूज इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी आनी चाहिए। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन को हम जमीन से थोड़ा सा उठा देते हैं। आपने देखा भी होगा, ये कई जगह पर देखा होगा। इंक्लाइंड प्लेन के बारे में अगर आज पहली बार सुन रहे हो तो सुन लो, जमीन से थोड़ा से उठा देते हैं, ऊपर उड़ा देते हैं, ठीक है। इतना भी समझ सकते हो। तो ये बात हमारी इंक्लाइंड प्लेन के लिए हमें टी और आर की वैल्यूज आनी चाहिए। ये 2 हमारी सिंपल सी चीजें हैं, सीरियसली बात कर रहा हूँ, अभी कोई मजाक की बात नहीं कर रहा। ये 2 चीजें आपको आनी ही चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं XYZ, या फिर आप JEE दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आई डोंट केयर, बट आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए। CBSE का दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। अभी मैं बात करता हूँ एक्स्ट्रा एडिशनल बात। तो आपको मैंने बताए थे कुछ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराया है, क्योंकि मैंने आपको बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराया। उसमें ही आप देख सकते हैं कि हालत क्या हो गई थी मेरी, गलत हो गया था ना सवाल। हाँ, तो और चौथी बात, हमेशा क्या याद रखना, उन पॉइंट्स के बारे में याद रखना जो मैंने आपको बताए हैं। और चौथी बात जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट कहूंगा इस लेक्चर में, सबसे इम्पोर्टेंट कहूंगा कि टी, एच और आर में जी की वैल्यू नेगेटिव कभी यूज मत करना। जी की वैल्यू नेगेटिव कभी यूज मत करना। वैसे मुझे याद है कि जब मैं आर बता रहा था आपको, तो वहां पर एक नोट में लिखा हुआ भी आया था जो कि मैं आपको बताना भी भूल गया था। तो चलो अभी बात कर लेते हैं उसकी, कोई बात नहीं। जब भी एंगल थीटा या फिर मैं कह लूं अल्फा, थीटा बराबर 45 डिग्री होगा तो हमारा आर मैक्सिमम होगा। और आर मैक्सिमम होगा इसका मतलब क्या, आर की वैल्यू होगी यू स्क्वेयर, आर की वैल्यू होगी यू स्क्वेयर बाई जी, यू स्क्वेयर बाई जी। अच्छा, यहां तक तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं। यू स्क्वेयर बाई जी होगी या फिर 2G होगी, आप ही बताइए। 2G होगी, आई थिंक, मुझे भी लग रहा है 2G होगी। अभी पीछे चल के एक और बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको 3, 4, 5 चीज याद होनी चाहिए। और सबसे मेन बात जो कि मैं केवल इस चैप्टर के लिए नहीं कहूंगा, आपको पूरे काइनेमेटिक्स के लिए कहूंगा, या फिर मैं पूरे लॉज ऑफ मोशन NLM की बात करूं, या फिर रोटेशनल मैकेनिक्स, जिस भी चैप्टर की मैं बात करूं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चन करते वक्त अपना कंसंट्रेशन नहीं भूलने का। क्वेश्चन करते वक्त अपना कंसंट्रेशन नहीं भूलने का। कंसंट्रेशन, स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही है, ओके। चलो अभी मैं बैक स्पेस कर लेता हूँ, जो मैं बात कर रहा था आपसे उसे और एक बार देख लेता हूँ। अरे भैया, इंटरवल से भी पीछे पहुंच गए। सम ट्राइग्नोमेट्री फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पर लिखा तो हुआ है यार, हम देख नहीं पाए। मैक्सिमम आर इज व्हेन, यहाँ पर दोबारा से एक छोटी सी जो मिस्टेक हुई है उसे भूलो और यहाँ पर जी ही रखो, ठीक है। 2G मत लिख देना, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। फॉर्मूला में ही भूल गया, यहाँ पर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, हॉरिजेंटल रेंज में हमारा जी होता है। एक और छोटी सी ट्रिक आपको बता दूं, हॉरिजेंटल रेंज में हमारा जी होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारा जी होता है, और हमारा मैक्सिमम हाइट में 2G होता है। ये बात याद रखना। और जब भी हम अप द प्लेन और डाउन द प्लेन की बात करेंगे तो वहां पर हमारा केवल जी होगा। तो बस इसी के साथ खत्म करते हैं इस लेक्चर को और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा, थैंक यू वेरी मच।